हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे सपोजिटरी के बारे में। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, सपोजिटरी जो आपका टॉपिक है बहुत बार पूछा गया है फार्मास्यूटिक्स में और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक डिफरेंट अनइक्यू टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। ये चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम सपोजिटरी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपको नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और आप इस पीपीटी को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप स्लाइड शेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी हमारा प्रेजेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कहा है हमने सपोजिटरी को। सपोजिटरी होता क्या है? Suppository are solid medicated dosage form intended for insertion into body orifice या फिर body cavities. They are administered other than mouth. आया कुछ समझ? सपोजिटरी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो हमारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं। इसको जो है बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। बॉडी कैविटी कैसे? जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को जो है, कई बार छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको एक डिफरेंट टाइप की टैबलेट आती है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम में, डायग्राम में देख रहे हैं, उसको जो है उसके पोटी एरिया से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और कुछ समय बाद वो विदिन 15-20 मिनट्स वो बड़े आराम से पोटी कर लेता है, उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसको हमने सपोजिटरी कहा है। टैबलेट इसलिए इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि टैबलेट हम ओरल रूट से खाते हैं और इस मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म को हम ओरल रूट से नहीं खाते। इस मेडिकेटेड डोजेज फॉर्म को हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं एंड यूज्ड अदर देन माउथ। क्लियर? यही इसकी डेफिनेशन भी है। सपोजिटरी आर सॉलिड डोजेज फॉर्म यूज्ड अदर देन माउथ and insert into the body cavities. Clear? Next point में हम देख लेते हैं, they dissolve or melt to release their active ingredients. ये जो है बॉडी टेम्परेचर पर डिजोल्व हो या फिर मेल्ट हो जाने चाहिए जिससे ये अपना ड्रग प्रोडक्ट रिलीज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, कॉमनली यूज्ड फॉर रेक्टल, वेजाइनल एंड यूरेथ्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो रेक्टल, वजाइनल और यूरेथ्रल के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेप। शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। किस टाइप की शेप हो सकती है? इसकी शेप जो है हमारी राउंड शेप की हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं ये राउंड ओवल है, ये लॉन्ग ओवल है, ये टीयर ड्रॉप्स है, ये बुलेट शेप है और ये हमारा टेम्पोन या फिर सिलेंड्रिकल हम इसको कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की शेप हमारी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, दे आर प्रोवाइड लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट मीन्स लोकल वो वर्ड है जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर हमें रिजल्ट्स मिले, वो हमारा लोकल इफेक्ट हुआ। और सिस्टमिक मीन्स हम अप्लाई किसी भी पार्ट पर करें, रिजल्ट्स हमें पूरी बॉडी में ही मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये टॉपिक या फिर ये वर्ड्स आपको जगह जगह पर सुनने को मिलेंगे। लोकल इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट, लोकल रिजल्ट, सिस्टमिक रिजल्ट एक्सेट्रा, कुछ इस प्रकार से आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपको इसे ध्यान से समझ लेना है कि लोकल मीन्स जिस पार्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसी पार्ट्स पर हमें रिजल्ट्स मिले, और सिस्टमिक मीन्स हम किसी भी पार्ट्स पर अप्लाई करें रिजल्ट्स हमें पूरी बॉडी में ही मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ। एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है भाई? प्रोवाइड लोकल इफेक्ट। फर्स्ट एडवांटेज चला जाता है कि ये लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसको टैबलेट खिलाएंगे, टैबलेट खाएगी तो कहीं 10 घंटे 12 घंटे में जाके उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं।
हम इसको यूज किया लोकल इफेक्ट के लिए, रेक्टल से रूट से डायरेक्ट यूज किया और विद इन 10 या 15-20 मिनट्स में उसको बड़े आराम से रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जो है लोकल इफेक्ट के लिए यूज हो गया और फास्ट रिजल्ट मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट, अवॉइड जीआईटी इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इरिटेशन को ये अवॉइड कर देता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको मेडिसिन खाते हुए एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ वोमिटिंग्स वगैरह आती है, तो वो भी हमारा इसमें अवॉइड हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैन यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, तो बेहोश पेशेंट्स को हम इसे बड़े आसानी से दे सकते हैं, यानी वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबोलाइज। हमने पढ़ा था ये हमारा सिस्टेमिक एंड लोकल इफेक्ट के लिए दोनों के लिए यूज होता है, तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम बाईपास करके इसमें अवॉइड करके सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट चला जाता है इसका, वेरी गुड। नेक्स्ट का है बेबीज और यानी छोटे बच्चे और बोल्ड पीपल हु कैन नॉट स्वेलो ओरल मेडिकेशन, जो ओरल रूट से मेडिसिन लेने में एप्लीकेबल नहीं है, आसानी से मेडिसिन नहीं ले पाते, उनके लिए अच्छा रूट है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चल रहे हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम सर्व नोजिया और वोमिटिंग। ये पॉइंट्स तो पहले ही कह भी दिया मैंने कि जो नोजिया और वोमिटिंग से सफरिंग करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि अब जैसा हमने कहा है कि जिस एरिया में हमें इफेक्ट चाहिए, जहां पे हमें रिजल्ट चाहिए, वहां पे हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो लोकल इफेक्ट को ही हमने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कह सकते हैं कि जिस टारगेट पर हमें रिजल्ट चाहिए थे वहां हम इसको यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, ये भी इसका एडवांटेज चला जाता है। नेक्स्ट, गेट टू साइटोपैक्सन विद लोअर डोज, यानी साइटोपैक्सन जिस जगह में रिजल्ट चाहिए थे वहां हम लोअर डोज में इसको रिजल्ट्स पा सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को, ये भी अच्छा पॉइंट है। हाईली बेनिफिशियल इन वेजाइनल इन्फेक्शन, जहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि ये जो है वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मोस्टली आपने अगर देखा होगा जो सपोजिटरीज होती है, जो गाइनोलॉजिस्ट होती है, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वे ही ज़्यादातर यूज करते हैं। कैंडिड VG6 करके एक सपोजिटरी आती है, उसको रेफर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चल लेते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी डोजेज फॉर्म हो उसके कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। अभी तक हमने फायदे देखे तो बड़े अच्छे अच्छे फायदे हमें देखने को मिले, अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। क्या नुकसान है, ऐसा क्या नुकसान है भाई इस मेडिसिन में? द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ ये इसमें डिसएडवांटेज चला जाता है कि पेशेंट जो है इस रूट से मेडिसिन लेने के लिए जल्दी एप्लीकेबल नहीं होता, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट रूट है। अगर फीवर हो गया है तो वो कहेगा कि मुझे टैबलेट दे दो, मैं टैबलेट खा के ठीक हो जाऊंगा, मैं सपोजिटरी क्यों लूँ भाई, सही बात है। तो पेशेंट जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, सपोजिटरी आर नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डायरिया के टाइम पे पेशेंट्स को इस रूट से मेडिसिन हम नहीं दे सकते, ये भी इसका डिसएडवांटेज चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक मेडिसिन डिजोल्व होगी और वो अगर पोटी के लिए जा रहा है तो पूरी की पूरी मेडिसिन डिजोल्व होने के बाद एक्सक्रीट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो फायदा ही क्या हुआ। तो इसलिए ये डायरिया में सफरिंग नहीं कर सकता या फिर सुटेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस इरिटेशन फ्रॉम इट, कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है कि इस रूट से मेडिसिन लेने में इरिटेशन होती है, थोड़ी सी जलन महसूस होती है, थोड़ा सा इचिंग फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सम पेडियाट्रिक पेशेंट
एंड ओल्डर एडल्ट्स हैव डिफिकल्टी सेल्फ मेडिकेटिंग, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। सेल्फ मेडिकेटिंग में प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्ट रहता है। अगर टैबलेट हम दे दें ओल्ड पेशेंट्स को और कहें कि आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट खानी है तो बड़े आसानी से खा सकता है, और उसको हम कहें कि सपोजिटरी आपको सुबह शाम लगानी है तो वो खुद से सपोजिटरी नहीं यूज कर सकता, उसको यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज चला जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन कंपेयर्ड टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो एनएस पार्ट है, एनएस पार्ट में उसको कम पार्ट मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए एज कंपेयर टू जीआईटी, जो आपका स्टोमक का जो पार्ट बन जाता है, यहाँ पे उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और एनएस पार्ट में कम उसको पार्ट जगह मिलता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज चला जाता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर एंड हैंडल, यहाँ पे क्या कहा है कि इसको डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, इसको बनाने में, इसको हैंडल करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हाँ ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, चांस टू बैक्टीरियल ग्रोथ, इसमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये इसके डिसएडवांटेज चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ डायग्राम का शेप, और ये आपका प्रिपरेशन एपरेटस, ये हमारा सपोजिटरी मोल्ड कहलाता है। अगर ये मेटल का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, इसको हमने सपोजिटरी मोल्ड कहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं आइडियल सपोजिटरी बेस। देखिए जो हमने सपोजिटरी बनाई है, इसमें एक तो क्लियर रखें हमारा ड्रग प्रोडक्ट इसमें हमारा प्रेजेंट है, ड्रग इसमें हमारी अवेलेबल है, ड्रग प्रेजेंट है। नेक्स्ट, उस ड्रग को इस फॉर्म में स्टेबल करने का जो काम कर रहा है उसको हमने बेस कहा है। तो वो हम उस बेस की आइडियल प्रॉपर्टी कि जो बेस हमने यूज किया है वो किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छा बेस कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर और डिजोल्व इन बॉडी फ्लूइड्स, तो हमारा बेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर यानी 37.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, ये जो है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, कंपैटिबल विद कंपैटिबल विद एनी मेडिकामेंट। मेडिकामेंट यहाँ पे ड्रग के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं किसी भी ड्रग के साथ ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडली, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को रिलीज करने में आसानी से रिलीज कर देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इजिली मोल्डेड, आसानी से बन जाना चाहिए। मोल्ड जो हम देख रहे थे यानी मोल्डेड, वो आसानी से उस सांचे में बन जाना चाहिए। और एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड, आसानी से ही उसको रिमूव हो जाना चाहिए, ऐसा उसका बेस होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबल टू हीटिंग अबव द मेल्टिंग पॉइंट, जब तक उसको हम कहें कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो उसको हीट की प्रेजेंस में आने पर डिजोल्व या मेल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इजी टू हैंडल, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से हैंडल कर सके। नेक्स्ट, स्टेबल ऑन स्टोरेज, ये कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि स्टोरेज में जो है स्टेबल रहे, यानी कि हमने इसको सपोजिटरी को कोई राउंड ओवल शेप में बना के स्टोर किया और वहाँ पे वो रख के पूरा का पूरा मेल्ट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सपोजिटरी या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी। यहाँ पे हमारा ऑन द बेस क्लासिफिकेशन क्या गया है, बेस के अकॉर्डिंग। बेस हमारा फैक्टी बेस हो सकता है और बेस हमारा
वाटर बेस हो सकता है, वाटर सोल्यूबल हो सकता है और फैटी सोल्यूबल हो सकता है। फैटी सोल्यूबल में हमारा कोका बटर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा वाटर सोल्यूबल है उसमें हमारा जिलेटिन आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यही पूछा जाता है कि हमारा बेस किस प्रकार का हो सकता है, कैसे कितने टाइप्स के हमारा बेस हो सकते हैं। बेस हमारा ऑयल सोल्यूबल हो सकता है, फैट सोल्यूबल हो सकता है और दूसरा हमारा वाटर सोल्यूबल हो सकता है। फैट सोल्यूबल में हम एग्जांपल दे सकते हैं कोका बटर का, और वाटर सोल्यूबल में हम एग्जांपल दे सकते हैं जिलेटिन या फिर ग्लिसरोजिलेटिन को भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन देयर यूज के अकॉर्डिंग पे हम रेक्टल सपोजिटरी हमने कहा है, वेजाइनल सपोजिटरी हमने कहा है, यूरेथ्रल सपोजिटरी पे हमने कहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी का प्रिपरेशन मेथड, कैसे कैसे हम सपोजिटरी को बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा हैंड मोल्डिंग मेथड। हैंड मोल्डिंग यानी कि जो हम हाथ से सपोजिटरी को बना रहे हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, हमने इंग्रेडिएंट्स को लिया, उनको मिक्सअप कराया और कुछ प्रकार से प्रिपेयर कर लिया। अब उसको हम हैंड से मोल्ड करा रहे हैं और उसको पीसीज में कट करके एक सपोजिटरी की शेप दे रहे हैं। तो इसको हमने नाम दिया है हैंड मोल्डिंग मेथड। यहाँ पे क्या कहा है कि ड्रग इज मेड इनटू फाइन पाउडर। ड्रग को हम जो है ट्राइचुरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर्टार पेस्टल। उसको जो है फिर हम ट्राइचुरेट करने के बाद एक रोल टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, या रोड शेप हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसको कट इनटू पीसेस एंड देन वन पॉइंट, उसको जो है वन पॉइंट को इस टाइप से बुलेट शेप में, इस टाइप का बुलेट शेप उसको हम प्रोवाइड कर लेंगे। यानी कि हमने जो सपोजिटरी पढ़ा है कि शेप कैसी होनी चाहिए, या तो हमारे राउंड ओवल होनी चाहिए या फिर हमारे बुलेट टाइप की होनी चाहिए, जैसे बंदूक की नोक होती है, गोली की नोक होती है। दूसरा मेथड हम पढ़ लेते हैं भाई कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड। कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड क्या है, यहाँ पे हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जरूरी नहीं है उसको हम सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करें या फिर कुछ उसको मेल्ट कराएं। यहाँ पे हम डायरेक्ट पाउडर को भी प्रेस करके उसको सपोजिटरी बना सकते हैं। ये हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड का है, कंप्रेस करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पुअर मोल्डिंग मेथड। पुअर मोल्डिंग मेथड क्या है? पुअर मोल्डिंग मेथड आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, मोस्टली लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इसी मेथड को स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। यही मेथड हमारा ज़्यादा एप्लीकेबल किया जाता है। हम इंग्रेडिएंट्स को लेंगे, उसको हीट करेंगे, मेल्ट कराएंगे और मेल्ट करने के बाद उसको हम सपोजिटरी मोल्ड में फिल कर देते हैं और कुछ समय के लिए फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो हमारा मोल्ड में एक शेप यूज कर ले, प्रोवाइड कर ले। इसको आप पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ मेथड ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन। ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन क्या होते हैं? ये भी हमारा पुअर मोल्डिंग मेथड को ही फॉलो करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे थे कि हमने इंग्रेडिएंट्स को लिया, उसको मेल्ट कराया, फिर उसको फिल कर रहे हैं। यहाँ पे मेल्ट ऑटोमेटिक मेल्ट होते रहता है और वो फिल होते रहता है और साथ में अगले स्टेप पे चढ़ता रहता है, यानी कि कन्वेयर बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा ऑटोमेटिक पुअर मोल्डिंग मेथड है। इसके बारे में कहा है कि हम ऑटोमेटिक पुअर मोल्डिंग मेथड के द्वारा जो हमारी मशीन होती है उससे हम 10,000 सपोजिटरी पर हावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई कि हम सपोजिटरी का इवैल्यूएशन किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी सपोजिटरी अच्छी बनी हुई है। तो इसमें हम अपीयरेंस चेक करेंगे। इसमें हम क्या अपीयरेंस चेक करेंगे? कलर, सरफेस कंडीशन, शेप, ऑर्डर, इनको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वेट यूनिफॉर्मिटी, यानी वेट वेरिएशन पे हम कह सकते हैं वेट यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। डिफरेंट 20 सपोजिटरीज का वेट करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे और वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वेट ऑफ सपोजिटरी नॉर्मल है या फिर कम या ज़्यादा की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग रेंज।
मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट भी करेंगे। हमने कहा है कि हमारा जो बेस है वो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर है। तो हम उसी टेम्परेचर पर बाहर चेक करेंगे कि वो क्या उस टेम्परेचर पर डिजोल्व हो भी रहा है या कि नहीं हो रहा है। बस इतना सही पार्ट है, ये आपका समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कंटेंट। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा है कि ये पीपीटी या फिर पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से समझ लेना है। और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे MCQs, तो आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स का। और कुछ एडिशनल अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक हमारा चैनल फार्मेसी विद अस एक बार फिर आपका स्वागत करता है और थैंक यू करता है आपके लिए कि थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ बने रहने के लिए, और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशंस, नोट्स या फिर कुछ अच्छी वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू।